बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में ग़ियासुद्दीन तुगलक ने जो इस्लाहात की उनका ज़िक्र किया गया था, उनमें सबसे अहम जो थी बादशाहत के वक़ार की बहाली थी। चूँकि मुबारक शाह और खुसरू खां की बेजा अनायात की वजह से ही बादशाहत का वक़ार ख़त्म हो चुका था। सूबादारों के एतमाद को बहाल किया, ऐश इशरत के ख़ात्मे का ज़िक्र किया गया, नाजायज़ दौलत को बाज़याब करवाया गया और नाजायज़ टैक्सों की मुआफ़ी का ज़िक्र था। अब आज हम महकमा बरीद की इस्लाह, गैर मुस्लिमों से रियाया से सलूक से मुतल्लक़, बुज़ुर्गान दीन की तमीज़ ताज़ीम से मुतल्लक़ पढ़ेंगे। ग़ियासुद्दीन तुगलक ने अस्करी कारकर्दगी की तरफ ख़ास तवज्जो दी, क्योंकि सलातीन दिल्ली को सबसे बड़ा ख़तरा जो था वो मंगोलों से रहता था। मंगोल हमरा आवर हिंदुस्तान पर हमला करते थे, ताख्त व ताराज लूट मार करके वापस चले जाते थे। तो उनके हमलों को रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि फ़ौजी इस्लाहात की जाएं। चूँकि मुबारक शाह और खुसरू खां ने इसकी तरफ ख़ास तवज्जो नहीं दी थी, तो ग़ियासुद्दीन तुगलक ने फ़ौज में नज़्म व ज़ब्त पैदा किया, उसमें बाकायदगी लाया, जो लूट खसूट थी उसे ख़त्म किया, दाग और चेहरे के तरीक़ा को दोबारा राइज किया। दाग और चेहरा से मुराद ये थी, इसे दूसरे लफ्ज़ों में दाग और हुलिया भी कहा जाता था, कि जो फ़ौजी जवान होते थे उनका हुलिया दफ्तर में दर्ज किया जाता था और घोड़ों की पुश्त पर एक ख़ास किस्म का निशान लगाया जाता था जिसे दाग कहा जाता था, ताकि जो फ़ौजी घोड़े और फ़ौजी जवान थे उनका पता चलता रहे। बाद बात ये जागीरदार जो है करप्शन करते थे, नुमाइश के वक्त सिर्फ इधर उधर से पकड़कर घोड़े या कुछ जवानों को लाते थे और अपना मुआवजा जो है वो हासिल कर लेते थे। ग़ियासुद्दीन तुगलक ने ख़ास फ़ौजी तरबियत की तरफ भी ज़ोर दिया और इसका नतीजा ये निकला कि काफ़ी अरसा तक मंगोल जो है वो हिंदुस्तान की तरफ मायल होने से बाज रहे, हमले कम हो गए और ये उसकी बड़ी अचीवमेंट थी। सुल्तान ग़ियासुद्दीन तुगलक ने महकमा बरीद की तरफ भी ख़ास तवज्जो दी। महकमा बरीद हुकूमत की आँख और कान होते हैं। महकमा बरीद दूसरे लफ्ज़ों में डाक का निज़ाम को भी कहा जाता है। पैगाम रसानी के निज़ाम जो है वो महकमा बरीद में ही आता है। तो मुबारक शाह और खुसरू खां ने इसकी तरफ ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। सराएं कम हो गई थी, उनकी बहाली भी नहीं की गई थी।
घोड़े कम थे, डाक वक्त पर नहीं पहुंचती थी। तो शेर गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी तरफ ख़ास तवज्जो दी और घोड़ों की कमी को पूरा किया, सराएं जो थी उन्हें दोबारा बहाल किया, जिससे हुकूमत तक डाक वक्त पर पहुंचती थी और सुल्तान जो था वो हालात से बाखबर रहता था। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने रिफाई कायम की तरफ भी तवज्जो दी। उसने एक मखसूस महकमा कायम किया जो गुरबा और मसाकीन की फलाह करता था। कैद और खुश्क साली में अनाज पहुंचाता था, गुरबा की मदद करता था, जिससे अवाम जो है वो खुश थे। गयासुद्दीन तुगलक ने हिंदुओं से भी खुशगवार ताल्लुकात कायम करने की इब्तिदा की। उसने हिंदुओं के साथ ना तो इतनी नरमी की को वो बगावत पर उतर आए और ना इतनी सख्ती की कि वो काश्तकारी छोड़ दें, क्योंकि हिंदू ज़्यादा काश्तकार थे। उनके साथ ऐसा सलूक रखा कि म्याना रवि की पॉलिसी अख्तियार की, जिससे हिंदू ना तो बागी हुए और ना ही वो तंग हुए, ना ही वो गयासुद्दीन तुगलक के खिलाफ हुए। गयासुद्दीन तुगलक ने तिजारत और सनत की तरफ भी ख़ास तवज्जो दी। तिजारत को महफूज करने के लिए ठगों और जो डाकू थे उनका कला कमा किया, सड़कों को महफूज किया। तो तिजारत के लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि ताजर अपना माल एक शहर से दूसरे शहर तक हिफाजत से ले जाएं, उन्हें ये डर या खौफ ना हो कि उन्हें रास्ते में लूट लिया जाएगा। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तिजारत को ख़ास तौर पर महफूज करने की तरफ तवज्जो दी। गयासुद्दीन तुगलक ने अखलाकियात को बुलंद करने की कोशिश की, इखलाकी गिरावट को ख़त्म किया। इखलाकी गिरावट को ख़त्म करने के लिए शराब नोशी को सख्ती से मना किया और गदागरी जो है वो भी ममनू करार दी। शेरशाह गयासुद्दीन तुगलक ने बुजुर्गान दीन के साथ भी अच्छा सलूक किया। ये हकीकत है कि निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के साथ उसके ताल्लुकात खुशगवार ना थे, लेकिन अमीर खुसरो के वो बड़े गर्विदा थे। तो ये चंद इस्लाहात थीं जो गयासुद्दीन तुगलक ने की, जिससे उसकी हुकूमत मुस्तहकम हुई, रियाया खुशहाल हुई, काश्तकार खुशहाल हुए और मंगोलों के हमले भी रुक गए।